नेक्स्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज़ होता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इंक्रीज़ एक सस्टेन्ड इंक्रीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 आवर्स के लिए अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। इसलिए इन्फ्लेशन प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन तब बोलेंगे जब एक सस्टेन्ड इंक्रीज़ होगा एक अच्छे खासे टाइम के लिए। तो जब भी प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मनी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जैसे इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जेम केनिस, इनकी जो बुक थी जर्नल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसमें उन्होंने बोला था कि व्हेन इकॉनमी इज़ फंक्शनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, कोई भी इकॉनमी उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, उस टाइम पे एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल सप्लाई मैच करेगी किससे? एग्रीगेट यानी टोटल डिमांड से, और उस टाइम को इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। और इस इक्विलिब्रियम को उसने बोला था जनरल प्राइस लेवल। उस इक्विलिब्रियम में जो प्राइस होगा उसको हम जनरल प्राइस लेवल बोलेंगे। और जब भी उस जनरल प्राइस लेवल से थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा प्राइस तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, और कोई डिक्रीज़ आता है उसमें तो हम उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। अगर हम जनरल प्राइस लेवल को ये लाइन मान लें कि ये जनरल प्राइस लेवल है, हम इसको 0 मान के चलते हैं। इसके ऊपर जब जा रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसके नीचे जा रहा है नेगेटिव। तो जब भी जनरल प्राइस लेवल से इंक्रीज़ होगा प्राइस तो उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन, जो हमने अभी देखा। अगर यही इन्फ्लेशन कम हो रही है यानी प्राइस लेवल कम हो रहा है लेकिन इतना कम नहीं हो रहा कि जो जनरल प्राइस लेवल है इससे नीचे जा रहा है यानी नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, यानी रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। एक टाइम आएगा जब जनरल प्राइस लेवल जो है यानी नेगेटिव में जा रहा है प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। ये अपोजिट है इन्फ्लेशन के, क्योंकि अपोजिट में पॉजिटिव इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद जब डिफ्लेशन से इम्प्रूव होके सिचुएशन जब मतलब 0 की तरफ जाता है यानी जनरल प्राइस लेवल की तरफ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेशन। ब्रिंग बैक इन्फ्लेशन टू द इकॉनमी, यानी इन्फ्लेशन आने की तरफ, जब इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन आने वाली होगी उस तरफ जा रही है अगर सिचुएशन तो उसको बोलते हैं रिफ्लेशन। इसी चीज़ को ऐसे ग्राफ से समझ सकते हैं, जैसे अगर ये जनरल प्राइस लेवल है तो यहाँ से अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन, और फिर जब इन्फ्लेशन कम हो रही है यानी प्राइस कम हो रहा है तो डिसइन्फ्लेशन। लेकिन जब ये 0 से नीचे जा रहा है नेगेटिव में तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन, और जब फिर से सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है और प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसके बाद हम देखिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में माइल्ड इन्फ्लेशन, जब सिंगल डिजिट में इंक्रीज़ हो रही हो इन्फ्लेशन, डबल डिजिट में हो जैसे 10 या फिर 10 से ज़्यादा, गैलोपिंग, डबल या फिर ट्रिपल, इसको हम बोलेंगे गैलोपिंग इन्फ्लेशन, यानी 20, 100, 200 ऐसे। हाइपर इन्फ्लेशन में मिलियन और ट्रिलियंस के हिसाब से इन्फ्लेशन हो, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था और जर्मनी में कहा जाता था कि कोल खरीदने तक के कोल खरीदना महंगा पड़ रहा था, इससे ज़्यादा अच्छा था लोगों के लिए कि वो पैसे जला के हीट जनरेट कर रहे थे, यानी कि अगर उनको सर्दियों में आग चाहिए होती तो वो कोल नहीं खरीदते, उसके बजाय पैसे से ही वो आग जलाते थे। उसके बाद श्रिंक इन्फ्लेशन आती है, जैसे क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है और प्राइस वैसा ही है। उसका स्क्यू इन्फ्लेशन, स्टैग इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन बोलते हैं जब कुछ कमोडिटीज़ जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस इंक्रीज़ हो रहा होगा। स्टैगफ्लेशन बाद में करते हैं, पहले बॉटलनेक आती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये देखा जाता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है, उसकी वजह से जो सप्लाई है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और जो डिमांड है वो वैसी की वैसी रहती है, तो उसकी वजह मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। उसके बाद स्टैग इन्फ्लेशन
बोलता है कि जब भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन आएगी तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, जो 1970 में देखा गया है। यानी इकॉनमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है स्टैग इन्फ्लेशन का, ये अपोजिट है फिलिप्स कर्व के। फिलिप्स कर्व क्या बोलती है? ये कहती है कि जो इन्फ्लेशन, अगर जैसे किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाती है। यानी जो इन्फ्लेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है इन दोनों का। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो भी टोटल इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है, इकॉनमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जब कोर इन्फ्लेशन की बात आ जाती है तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें से फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड किया जाता है, और बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी जो इन्फ्लेशन होती है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। इनको एक्सक्लूड करने का कारण ये होता है इनकी जो प्राइसेस होते हैं बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। फूड मानसून की वजह से भी हो सकता है वो उसमें चेंजेस आएँ। फ्यूल जैसे ओपेक कंट्रीज़ हैं, ये अपने प्राइसेस जो हैं ऑयल के इनको घटाते बढ़ाते रहते हैं, तो उसकी वजह से इन चीज़ों को जो एक्सक्लूड करके बाकी चीज़ों की जो इन्फ्लेशन होगी उसको कोर इन्फ्लेशन बोलेंगे। उसका डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड अगर किसी चीज़ की बढ़ जाती है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना, इनकम बढ़ना, या और भी कारण हो सकते हैं इसके। कॉस्ट पुश, किसी चीज़ की अगर कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई उसकी वजह से भी जो है प्राइस बढ़ सकता है। उसके बाद इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हो गया अगर इकॉनमी में तब आता है जब इकॉनमी एक्सपैंड कर रही होती है और कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज जो हैं बाई करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, यानी टोटल डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकॉनमी की वो कम पड़ जाती है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या हो सकता है इसका? इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा तो उनकी जो डिमांड्स है बढ़ेंगी। इंक्रीज ट्रेड, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है उसकी वजह से मार्केट में जो मनी सप्लाई वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन आ सकती है। इन्फ्लेशनरी गैप हो गया वो। डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी यही चीज़ है, इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। इसको मैनेज कैसे किया जाता है? फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे RBI के पास जो टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसमें सारे CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, जैसे टैक्सेशन के थ्रू या फिर और जो टूल्स हैं सारे हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद डिफ्लेशनरी गैप, इसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई, उसकी वजह से जो डिफ्लेशन आती है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट फुल है लेकिन फिर भी जो डिमांड है वो कम हो गई है। इसका इफेक्ट क्या होता है इकॉनमी में? प्राइसेस कम हो जाना, प्रोडक्शन कम हो जाना, वेजेस कम हो जाना। एम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वेजेस कम हो चुके हैं, इसकी वजह से जो डिमांड है वो कम हो सकती है। डिफ्लेशन, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे मैनेज करेंगे? जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ये इसकी वजह से जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो ख़रीदना या बेचना, उसकी वजह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी मॉनेटरी पॉलिसी जो नेक्स्ट चैप्टर है। इंडिसेस, मेजर्स क्या हैं, कैसे मेजर करते हैं? ये 3 जो इंडेक्स हैं ये नहीं पूछे जाते, सिर्फ इनके नाम याद होने चाहिए कि ये इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए लैसपेरीज, पासे और फिशर। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिन पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP डिफ्लेटर, इनको डिटेल में देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका बेस ईयर 2011 है, 2017 में चेंज किया था। किसके द्वारा बनाया जाता है? इकोनॉमिक एडवाइज़र टू DPIIT। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स मिनिस्ट्री। इसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट बोला जाता है।
इसमें सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है, गुड्स के प्राइसेस को किया जाता है काउंट, इसमें सर्विसेज नहीं आती। उसके बाद जो सिर्फ प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है, टैक्सेस को नहीं, क्योंकि जो फिस्कल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है उसको रिमूव करना होता है। कंपोनेंट्स कौन से डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। सबसे जो ज़्यादा वेटेज है 64% वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का। इसमें 564 आर्टिकल्स हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड, एडिबल ऑयल्स, पेपर प्रोडक्शन, केमिकल्स, सीमेंट, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें। उसका प्राइमरी आर्टिकल्स 23% वेटेज है, 117 इसके आर्टिकल्स हैं। अनप्रोसेस्ड फूड वगैरह इसमें सारे आते हैं, जैसे एग्स आ गया, मीट, फिशेस, ऑयल सीड्स, क्रूड, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। फ्यूल एंड पावर 16% से 13% वेटेज है, 16 आर्टिकल्स हैं इसमें। हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एलपीजी इसमें आ जाता है। यानी इसमें याद रखना कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद प्राइमरी आर्टिकल्स का, उसके बाद फ्यूल एंड पावर, उसमें सिर्फ गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम कंबाइंड में देखते हैं। इस सारे का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का जो बेस है वो है 2012। इसको कैलकुलेट कौन करता है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद इसके CPI कंबाइंड है। CPI कंबाइंड में क्या क्या आता है, CPI अर्बन एंड CPI रूरल। CPI अर्बन और रूरल को मिला के क्या बनता है, CPI कंबाइंड, यानी ऑल इंडिया। इसको भी कौन करता है जो मेज़र, NSO मॉस्पी। लेकिन उसके बाद जो कुछ हैं, जैसे CPI रूरल लेबर, CPI एग्रीकल्चरल लेबर, AL RL, इन दोनों का बेस है 1986। उसके बाद CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, IW, और वेज रेट इंडेक्स, इन दोनों का बेस ईयर 2016 है। और इन सब इंडेक्सेस को कौन कैलकुलेट करता है, लेबर मिनिस्ट्री। इन तीन को NSO करता है अंडर मॉस्पी, और जो ये सारे 4 इंडेक्सेस हैं इनको करता है लेबर मिनिस्ट्री। जो CPI जो है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं इसमें, तो इसमें क्या इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूड की जाती हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, और जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो भी इसमें आ जाएंगी। फोकस ऑन होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट रादर देन एंटायर पॉपुलेशन। कंज्यूमर की चॉइसेस है ना, इसलिए इसमें आया था डिफरेंट सेगमेंट्स, एंटायर पॉपुलेशन के लिए नहीं बनाया जाता है। रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या रिफ्लेक्ट करता है कि क्या कॉस्ट है लिविंग की ऑफ कंसर्न कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इज वाइडली यूज्ड इंडेक्स इन इंडिया। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो इंडेक्स है CPI वाला, इसको जो मोस्ट वाइडली है इंडिया में, इसको कैलकुलेट कौन करता है, लेबर मिनिस्ट्री। बेस ईयर क्या है, 2016। इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं CPI कंबाइंड में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फूड एंड बेवरेजेस का, इसमें 45% वेटेज है। उसके बाद सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, इसका है 20%। हाउसिंग 10%, फ्यूल एंड लाइट 6%। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, जिसमें जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इकॉनमी में वो सारी इसमें आ जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सारी इसमें आ जाती हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन प्लस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सारा जिसमें कैलकुलेट किया जाए उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड किया जाता है फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन को, बाकी सब चीज़ों से इसको मेज़र किया जाता है। रिफाइंड कोर में डिडक्ट किया जाता है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस को, बाकी जो बचा उसको बोलते हैं रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। उसके बाद आगे GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है, नॉमिनल GDP, यानी जो करंट प्राइस पे जो GDP कैलकुलेट की जाती है उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP, और उसको डिवाइड किया जाता है रियल GDP, यानी कांस्टेंट प्राइस पे है, जिसमें बेस ईयर इफेक्ट रहता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स जो एडजस्टेड होती है, मल्टीप्लाई 100, तो ये निकलेगा हमारे पास GDP डिफ्लेटर। नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इज इक्वल टू GDP डिफ्लेटर। अगर किसी भी GDP डिफ्लेटर की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब है कोई भी प्राइस लेवल में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं।
अगर 2 आ रही है इसकी वैल्यू तो इसका मतलब होता है प्राइस लेवल चेंज कर रहा है बाई फैक्टर 2, यानी इंक्रीज़ कर रहा है बाई फैक्टर 2। इसमें इसको मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर माना जाता है क्योंकि इसमें सभी गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं डोमेस्टिक में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, कंट्री की, देश की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारी इसमें कवर हो जाती हैं। डाटा कब रिलीज़ किया जाता है? क्वार्टरली बेसिस, 3 महीने के बाद इसको रिलीज़ किया जाता है। आरबीआई इसको यूज़ नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। वेट्स आर कांस्टेंट इन सीपीआई बट इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड इन जीडीपी डिफरेटर। जो वेट्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं सीपीआई में, लेकिन प्रोडक्शन लेवल के इस अकॉर्डिंग हर जो गुड है उसका जो है वेरी करता है जीडीपी डिफलेटर में, जो वेट है वो वेरी करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इसी चैप्टर में ऐड कर दिया हुआ है। जैसे प्रोडक्शन इंडेक्सेस, इसको हम अगर देखें कि यूज़ बेस पे कितने कैटेगरीज हैं इसकी और सेक्टर बेस में, उसके बाद 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज़ बेस में जैसे प्राइमरी आर्टिकल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 34, इंटरमीडिएट गुड्स 17, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 13, इंफ्रा या फिर कंस्ट्रक्शन गुड्स 12, कैपिटल गुड्स 8। इसके बाद जो सेक्टर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 77%, माइनिंग का 14 और इलेक्ट्रिसिटी का 7। इन दोनों को कैलकुलेट कौन करता है? एनएसओ। उसके बाद जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी जो वेटेज है 40% है इन ओवरऑल जो भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन 8 इंडस्ट्री की वेटेज कितनी है? 40%। इन 8 इंडस्ट्रीज में से भी जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिसका हुआ है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, स्टील, कोल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है इकॉनमी पे? जो लूजर्स कौन है और किसको गेन हो रहा है इन्फ्लेशन से? इन्फ्लेशन क्या हो गया? जैसे प्राइस इंक्रीज़ होना और मनी वैल्यू क्या है वो डिक्रीज़ होना। तो लूज़र कौन है? जो उधार देता है, जो क्रेडिटर्स होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, वो नुकसान में रहते हैं इससे, क्योंकि जब वो वापस पैसा लेंगे एक टाइम पे तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन होगी तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि उस टाइम पे इतनी मनी वैल्यू नहीं होगी। फिक्स इनकम ग्रुप है कि इनकम तो फिक्स है, लेकिन जब प्राइस बढ़ रहा है चीज़ों का तो उससे उनका नुकसान हो, जो महंगी चीज़ें मिलेंगी उनको उसका नुकसान हो रहा है। एक्सपोर्टर जो हैं, एक्सपोर्ट जो है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है। सैलरीड इंडिविजुअल, जो सैलरी इंडिविजुअल उनको भी नुकसान होगा। इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नुकसान होता है, जैसे डिवेंचर, फिक्स इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सारा लॉस में होती हैं। जो इन्वेस्टर होता है इक्विटी में, उनको बेनिफिट होता है। लेस कैपिटल फॉर्मेशन ही होगी, जो इंपोर्ट होगा वो कॉस्टलियर होगा तो इसमें फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ट्रेड बैलेंस, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए जो ट्रेड जो होगा फेवरेबल होगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगे उनके लिए अनफेवरेबल। जेम केनिस ने क्या बोला था कि जो इन्फ्लेशन है वो बेटर है डिफ्लेशन से। क्यों? क्योंकि जो डिफ्लेशन है वो एक टाइम के बाद रिसेशन लाती है, और रिसेशन के बाद अगर ये रिसेशन अगर सस्टेन रहे 6 मंथ से ज़्यादा के लिए तो उसको वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे 1813 में हुआ, 30 में हुआ था। जेम केनिस को फादर ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी बोला जाता है। गेन फ़ायदा किसको होता है? डेटर्स, जो उधार लेते हैं उनको फ़ायदा होता है। बिजनेस, क्योंकि उनको जब वापस देंगे तो तब वैल्यू जो मनी की होगी उतनी नहीं होगी जिस टाइम पे लिया होगा उसके बराबर। बिजनेसमैन हो गए, जो जितनी महंगी चीज़ें बिकेंगी उनको उतना फ़ायदा होगा। प्रोड्यूसर जो हैं उनको भी फ़ायदा होता है। फार्मर्स हैं, उनको अपने जो फार्म प्रोड्यूस है उस पर एक अच्छा दाम मिल जाता है तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है इससे। उसको कंबाट कैसे इसको रोका जा सकता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे फाइट किया जा सकता है डिफ्लेशन से, ये डिटेल में पढ़ेंगे। क्या जो टूल्स क्या हैं कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। लेकिन उससे पहले इधर थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कैसे इन्फ्लेशन से फाइट किया जा सकता है और कैसे डिफ्लेशन से। डिफ्लेशन अगर डिफ्लेशन हो तो टूल क्या है? मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना, इंजेक्ट करना लिक्विडिटी,
जिससे क्या होगा, जो लोन्स जो हैं वो चीपर होंगे और उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो डिफ्लेशन है वो कम होगी। अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मनी सप्लाई है उसको कम करना पड़ेगा मार्केट में, तो जो लिक्विडिटी है उससे कम होगी और जो लोन्स हैं वो महंगे होंगे, ज़्यादा रेट इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे, तो उससे वजह क्या होगा, जो कंज्यूमर्स है उनकी जो कंजम्पशन है, जो चॉइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इस पॉलिसी को बोलते हैं, अगर हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी डिफ्लेशन से लड़ने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्योंकि जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको बढ़ाया जा रहा है, लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही है, लोन दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो कंजम्पशन है वो बढ़े। अगर इन्फ्लेशन से फाइट करनी है तो टाइट पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इसी को डीर या फिर हॉकिश पॉलिसी बोला जाता है। इसमें जो मनी सप्लाई है उसको कम किया जाता है, रोका जाता है, जो मार्केट में जो सप्लाई है उसको कम किया जाता है, लिक्विडिटी कम की जाती है, और जो लोन्स हैं वो कॉस्टली होते हैं, सस्ते नहीं होते, और उसकी वजह से क्या होगा, जो कंजम्पशन होगी वो भी कम होगी, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। उसके बाद जो कुछ हैं क्वालिटेटिव टूल्स और कुछ हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में आ जाता है रिज़र्व, जैसे कैश रिज़र्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इधर सिर्फ जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में रेट्स कैसे घटाए जा सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए वो देखते हैं। CRR SLR, अगर हम इन्फ्लेशन से लड़ रहे हैं, अगर हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो ये जो रेट है इसको बढ़ाना पड़ेगा, और अगर डिफ्लेशन को कम करना है तो रेट कम करना है। उसके बाद की रेट्स हैं जैसे रेपो रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इनको कम करेंगे तो डिफ्लेशन कम होगी और इनको बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कम होगी। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अगर डिफ्लेशन से लड़ना है तो हमें इस रेट को भी कम करना पड़ेगा। सो बैंक फील लेस मोटिवेशन टू पार्क इन RBI एंड दे बिकम मोर प्रोएक्टिव टू गिव लोन्स टू द पीपल। अगर ये हम रेट कम करेंगे तो जो बैंक्स हैं वो RBI को कम देंगे और लोगों को लोन ज़्यादा देंगे, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और उससे डिफ्लेशन कम होगी। उसी साइड अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, इन्फ्लेशन अगर इसको हम रेट बढ़ाएंगे तो बैंक क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, RBI को पैसा देंगे, क्योंकि ये रेट बढ़ाया होगा RBI में, तो बैंक्स को फ़ायदा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो लोन कम देंगे तो लोगों को, तो उससे क्या होगा, जो लोन इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। उसका मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अगर RBI बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगी, और अगर RBI बेचती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। RBI अगर जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है तो पैसा मार्केट से वो वापस ले रही है, तो उससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई जो है मार्केट में वो कम होगी और पैसा लोगों के पास कम बचेगा, उससे कंजम्पशन कम होगी, डिमांड कम होगी और उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इसके अपोजिट होगा डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा जब, यानी RBI जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेगी और पैसा मार्केट में पुश करेगी। उसके बाद ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं, मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन। इसमें क्या करते हैं, फोर्स द बैंक्स टू एनफोर्स डोविश पॉलिसी। डोविश पॉलिसी हमने देखा था कि जो बैंक्स को जो है इन्फोर्स किया जाता है कि भाई आप डोविश पॉलिसी अपनाओ, यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मनी जो है मार्केट में सप्लाई करो। हॉकिश पॉलिसी, इसमें इनको मोटिवेट किया जाता है बैंक्स को कि आप हॉकिश पॉलिसी यानी कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, जो हमने देखा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, लोन टू वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, अगर जैसे गोल्ड LTV 60 से हमने 90 कर दी, लोन टू वैल्यू। मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे EMIs वगैरह जो स्टार्टिंग में दी जाती है, अगर वो इंक्रीज़ कर दी अगर, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी। और अगर इसको हम डिक्रीज़ कर दें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो डाउन पेमेंट जैसे बोला जाता है, उसको अगर हम कम कर दें तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगी।
सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इससे डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे? इंक्रीज लोन फ्लो टू द सेक्टर्स दैट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल क्या? टेक्सटाइल। अगर लोन ज़्यादा से ज़्यादा देंगे सेक्टर्स को तो वो क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर। तो वर्कर क्या हो गए? बाइंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, वो डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और डिफ्लेशन कम होगी। उसी तरह अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा इससे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जैसे लोन फ्लो होगा सेक्टर्स में, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या आएगा? वेयर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट इज लीडिंग टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डिमांड साइड इन्फ्लेशन आएगी। एग्जाम्पल रियल एस्टेट, हाउसिंग वगैरह इन सेक्टर्स में आता है। इंक्रीज लोन फ्लो टू द सेक्टर्स वेयर लोन कांट सप्लाई, जैसे अनइन फार्मर्स। ये सारा डिटेल में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। सिंपल चीज़ है, जैसे कोई भी रेट होगा उसको अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, और इसी रेट को अगर हम कम कर देंगे तो क्या होगा? डिफ्लेशन कंट्रोल होगी। रेट चाहे वो CRR हो, SLR हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, कोई भी रेट हो। थैंक यू।